वर्क पावर एनर्जी का ये वीडियो लगातार आपके सर्विस के लिए हमने उपलब्ध कराया हुआ है और ख़ास करके थोड़ा सा आराम से और थोड़ा क्लियर वे में हम इसको इसलिए आपको बना करके दे रहे हैं क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर टॉपिक को समझना आसान है और ये मेरा विश्वास है। क्योंकि जब सब्जेक्ट को सही तरीके से हम समझते नहीं हैं तो क्या आईआईटी हमारे लिए, क्या नीट, क्या जेईई मेन, कुछ भी हमसे संभव नहीं होता। क्योंकि कॉन्सेप्ट का परफेक्ट आपके दिमाग तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है और हम इसी काम को करने में एक विश्वास लेकर के चलते हैं और एक गारंटी भी साथ में देते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म से आप कभी उदास नहीं होंगे। वर्क पावर एनर्जी में जो मेनली अभी हम आपको काम करके दे रहे हैं वो वर्क पर दे रहे हैं। और अब से पहले हमने जो भी टॉपिक आपके लिए, जो भी डिस्कशन आपके लिए किया है, उस डिस्कशन में सबसे मूल्यवान और सबसे बहुमूल्य चीज जो रही है वो है कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन। वर्क डन कैलकुलेशन जो है वो हमारा सबसे महत्वपूर्ण चीज रहा है। हमने अब तक आपको वर्क के लिए सिर्फ एक फार्मूला दिया हुआ है, वो है एफ वेक्टर और डॉट डीएस वेक्टर, जहां से हमने आपको ये सिखाया हुआ था कि फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लेना है, डीएस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना है और साथ में कॉस थीटा इसमें लगा देना है। पर साथ में एक बात और कही थी हमने कि वर्क डन का वैल्यू कब पॉजिटिव होता है, वर्क डन का वैल्यू कब नेगेटिव होता है, वर्क डन का वैल्यू कब जीरो होता है, ये सब कुछ डिपेंड करता है इस कॉस थीटा के ऊपर। जबकि एफ और ये डीएस यानी ये एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट है, इसीलिए डीडब्ल्यू का इस्तेमाल किया गया है। ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। ये एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट का मतलब वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पर हम समझाने की कोशिश मात्र आपको कर रहे हैं। इसमें आगे एक्सटेंशन आएगा, हम इंटीग्रेशन ऐड करेंगे इसमें। जब इंटीग्रेशन शामिल होगा तो हर चीज क्लियर हो जाएगा। थोड़ी तसल्ली से आप इसको समझने की कोशिश करें। अगर मैं ये बात करता हूं कि मुझे पॉजिटिव वर्क डन पर काम करना है तो इसकी परिस्थिति कुछ ऐसी भी रह सकती थी कि अगर एम मास का किसी ब्लॉक पर हम एक फोर्स एनी एंगल थीटा पर अप्लाई करते हैं और वो थीटा जो डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल बना रहा है वो एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल होने में निश्चित रूप से cos थीटा पॉजिटिव होगा और जब cos थीटा पॉजिटिव होगा तो वर्क डन का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। ये तो डायग्राम पर अगर हम लोग वर्क डन लेते हैं और कभी इस तरह का सिचुएशन क्रिएट करते हैं, तब जो बेसिक कैलकुलेशन है जो हम अप टू 9th क्लास से हम आपको बताने की कोशिश करें, एक काइनेमेटिकल सवाल छोटा सा मैं लेता हूं और उस काइनेमेटिकल प्रॉब्लम से आपको मैं वर्क कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आइए उसको देखते हैं। ये सब चीज तो होता ही रहेगा, इस सब चीज का तो ये प्लेटफॉर्म ही है और ये चैप्टर ही है। जितना डेप्थ में होगा हम लोग जाएंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। एक छोटा सा प्रॉब्लम लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं एक साधारण सा कि अ कार ऑफ मास 1500 kg is start running on the straight road with velocity 18 किलोमीटर पर आवर। थोड़ा सा हल्का सा भी ट्विस्ट आना जरूरी है, पर आवर। आफ्टर 20 seconds
its velocity becomes 72 किलोमीटर पर आवर। टाइम को थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, सपोज 30 सेकंड हम ले लेते हैं। देन फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स। अब अगर इस सवाल पर आप नजर डालें तो क्या मिलता है? एकदम बिल्कुल आसान सा प्रॉब्लम है, लेकिन जिन बच्चों को इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसके लिए देखिए किस तरह से काइनेमेटिक्स से सवाल उठ करके वर्क डन तक आता है और कितना बेहतरीन है ये। और इसी सवाल को कुछ दिनों के बाद, कुछ लेक्चर के बाद जब हम लोग बनाएंगे एक नए मेथड से, तो आपको लगेगा कि जो नया मेथड है वो पुराने मेथड से सैकड़ों गुना बेहतर है और काफी ट्रिकी भी है और काफी इजी भी है समझना। अब सॉल्यूशन देने की जब बात आती है तो सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये जरूरी है कि जो डेटा हमारे सवाल में अवेलेबल है पहले उसका ख्याल रखा जाए। तो गिवन डाटा क्या है सब है हमारे पास, आइए इसको देखते हैं। गिवन डेटा है कि अ कार ऑफ मास 1500 kg। तो मास अगर कार का 15 kg है तो एम का वैल्यू कितना आ गया? 1500 kg। पहले डेटा को नोट कीजिए, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई जल्दबाजी भी नहीं। अगर एक ही सवाल को सीखेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट वही क्लियर कर देगा। और ये जान लीजिए कि ये काइनेमेटिकल प्रॉब्लम है, मतलब काइनेमेटिक्स जो हम लोग शुरू में पढ़ते हैं उस पर बेस किया हुआ ये प्रॉब्लम है। आप गौर से देखेंगे तो वहां का भी रिवीजन यहाँ पर हो जाएगा। थोड़ा न्यूटन्स लॉ का भी मजा ले लेंगे और वर्क एनर्जी में तो हम लोग काम कर ही रहे हैं, तो वर्क डन कैलकुलेशन हमारा फाइनल जो है वो क्या है? टारगेट है। So let us first note the given data from problem. So a car of mass 1500 kg is a start running on the straight road with velocity 18 km per hour. Obviously m equal to 1500 kg. Now u equal to 18 kilometer per hour. So this will be 18 into 5 upon 18 meter per second, and this comes to be 5 meter per second. Now go for the calculation of its final velocity, that is 72 kilometer per hour, and it will be v equal to 72 kilometer per hour. So this is 72 into 5 upon 18 meter per second. So this is what? 20 meter per second. Now we have initial velocity 5 meter per second, final velocity 20 meter per second, and the time of journey that is equal to 30 seconds. So for the calculation of work done, it is must to find out the force exerting on the car by its engine, क्योंकि फोर्स तो वही लगाएगा। आइए एकदम सिंपल काइनेमेटिक्स यूज करते हैं। फ्रॉम द फार्मूला, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे हम लोग? आपको तो पता है, पहले फोर्स के लिए एक्सीलरेशन चाहिए, तो फ्रॉम द फार्मूला कौन सा? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो दिस इज परफेक्ट फार्मूला दैट वी आर गोइंग टू यूज। सो v इक्वल टू यू प्लस ए टी से हमें क्या मिलेगा? ये है 20 इक्वल टू यू है आपका 5 एंड प्लस ए आपको निकालना है, एंड टाइम इज गिवन टू बी 30 सेकेंड्स। सो यहां से क्लियरली ए का वैल्यू आ जाएगा 20 माइनस 5 अपॉन 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट? 15 अपॉन 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसीलिए F इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। काइनेमेटिक्स का इन्वॉल्वमेंट यहाँ तक, उसके बाद न्यूटन्स लॉ, कितना बेहतर एप्लीकेशन है तो सवाल इजी, पर ये हर स्टेप को टच कर रहा है। सो मास है आपका 1500 इंटू 15 अपॉन 30। अब ये न्यूटन में आ गया।
यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे सवाल में यह वेलोसिटी दोनों ही इनिशियल एंड फाइनल हमको अगर किलोमीटर पर आवर में ना हो करके मीटर पर सेकंड में होता तो कोई चेंज की हमें जरूरत बिल्कुल ही नहीं थी। और अगर ये किलोमीटर पर आवर में है तो एसआई सिस्टम के हिसाब से इसको मीटर पर सेकंड में बदलना होगा, जिसके लिए फॉर्मूला होता है 5/18 से जब गुना कर देंगे 5/18 से, तो ये ऑलरेडी मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो भी निकल गया, यू निकल गया, यहां से अब कितना हो जाएगा फोर्स। अब एक समस्या है कि इफ वी नीड टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय फोर्स देन व्हाट शुड बी द डिस्प्लेसमेंट। अब है कि कार यहां से चली है और ये कार यहां से चली है। कार यहां से चलने के बाद आपकी कार जो है वो इनिशियल वेलोसिटी लेती है यहाँ पर एंड फाइनल वेलोसिटी सपोज कीजिए यहाँ लेती है। तो टाइम है, एक्सीलरेशन है, इनिशियल है, फाइनल है, तो पक्का गारंटी है कि डिस्प्लेसमेंट तो ये लेगा ही लेगा और उसके बिना तो वर्क आप कैलकुलेट कर नहीं सकते। फिर एक बार इस डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें काइनेमेटिक्स का सहारा लेना पड़ेगा। अगेन once again we should apply v square equal to u square plus 2as। f निकाल करके हम मतलब बिल्कुल शांत हो चुके हैं, इसकी जरूरत जब आएगी तो हम एक ही बार इसको यूज कर देंगे। अभी कैलकुलेशन भी नहीं करा है, ऐसे ही उसको रहने दिया है। क्या हो जाएगा, यहां से s इक्वल टू सीधा होगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। तो कितना हो जाएगा, आप देखो v का मान है कितना, वैल्यू ऑफ v इज व्हाट, वैल्यू ऑफ v इज 20 मीटर पर सेकेंड एंड वैल्यू ऑफ u इज 5 मीटर पर सेकेंड। सो u का वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड, v का वैल्यू है 20। तो आप ऐसा करो 20 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू, इसको आप चाहे तो 1/2 कर सकते, तो मैं 1/2 कर देता हूं। यहाँ ये मीटर में आ जाएगा, इसके लिए परेशान नहीं होना, ये खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास जो इसका वैल्यू आ गया वो आ गया कितना, अगर ध्यान से आप देखो तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी, तो 20 प्लस 5 25 आ जाएगा और ए माइनस बी इंटू ये 15 आ जाएगा। इतना मीटर हो गया आपको पूरा इसका डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू। सारी चीजें अब आपके पास अवेलेबल है एंड वी कैन इजीली कैलकुलेट द वर्क डन बाय इंजन। फोर्स यहां है, डिस्प्लेसमेंट यहां है। और ऐसे मामले में जब आप कार चला रहे हो और कार डिस्प्लेसमेंट ले रही है, वेलोसिटी उसका इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के बिल्कुल डायरेक्शन में है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, क्योंकि वहां पर कोई एंगल वगैरह की कोई बात नहीं है। और ऑलरेडी आप जब हॉरिजॉन्टल रोड पर हैं और सीधी सड़क पर हैं, हर चीज को मैं चर्चा कर रहा हूं, हॉरिजॉन्टल रोड होना, सीधी सड़क पर होना, है ना, ये तमाम बातें हैं जहां पे एक्स्ट्रा कोई परेशानी नहीं है। इसका वेट काम कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, उससे वर्क को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है और इसीलिए ना नॉर्मल रिएक्शन का कोई वर्क डन अवेलेबल है और ना वेट का है। तो सीधा आप जो कर रहे हैं वो उसी तरह से करते हुए निकल जाना है। इसको मैं एरेज कर देता हूं तो आप इसको नोट कर लोगे, क्योंकि हमारे पास स्पेस की कमी है, तो इसीलिए मैं इसको, है ना, 10 W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स का वैल्यू वहां अवेलेबल है कितना 1500 और गुना 15/30 इंटू डिस्प्लेसमेंट इज 25 इंटू 15। अब ये पूरा का पूरा वैल्यू हमें क्या देगा, तो जूल देने वाला है। अब कैलकुलेशन कर देते हैं, जब कैलकुलेशन कर देंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ये 2 टाइम्स कैंसल होगा और यहाँ ये 750 टाइम कैंसल होगा, तो 750 गुना 15 गुना 25 ये जूल हमारा
वर्क डन का वैल्यू आ जाएगा। बाकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप मैं आंसर कर देता हूँ, इसके आगे आप काम कर लोगे। तो एक एक नजर मैंने आपको दिखाया, और ये कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन है, क्योंकि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। एक्सीलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब फोर्स कांस्टेंट होना, और जब कांस्टेंट फोर्स से वर्क कैलकुलेशन करते हैं कोई परेशानी की बात नहीं है। तो ये तो बात हो गई इस तरह की, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप आगे देखते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं और अब आगे देखते हैं। अब बढ़ते हैं इसके दूसरे वैरायटी के ऊपर। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो वर्क डन बाय फोर्स जो होता है, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिखा दिया, इसके सहारे आप काम करेंगे, आगे कैलकुलेशन अपना करेंगे और अलग तरह के इससे मिलते जुलते हुए प्रॉब्लम पे वर्क करेंगे। कहीं कोई दिक्कत आनी है तो उसको आपको कमेंट बॉक्स में डाल देना है, आंसर तो इजीली आपको मिल जाएगा। चाहे प्रॉब्लम जैसा भी हो, ये बिल्कुल हमारे आपके बीच का रिश्ता है। आपकी हर समस्या हमारे सर आंखों पर, और मैं उसका निदान कंप्लीट करके आपको दूंगा, इस बात का पूरा आप भरोसा रखें। चाहे प्रॉब्लम जहां से भी हो, जैसा भी हो, अगर आपकी इच्छा हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, लेकिन वर्क करके डालें, समझ करके डालें, तब मजा आता है सॉल्यूशन देने में। अब आइए, वर्क डन के लिए फोर्स का जो स्वभाव होता है वो दो तरह का होता है। मैंने पहले भी आपको ये बात कही थी कि फोर्स जो होते हैं वो कांस्टेंट भी होते हैं और वेरिएबल भी होते हैं। आइए, फोर्स की जहां तक बात है तो फोर्स का दो स्वभाव होता है। एक होता है कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स का मतलब ये होता है कि अगर कोई पार्टिकल पर लगने वाला या किसी बॉडी पर लगने वाला फोर्स टाइम और पोजीशन के साथ चेंज नहीं करे तो उसे हम कांस्टेंट फोर्स कहते हैं। जैसा कि अभी आपने इस सवाल में देखा था, ये सवाल कांस्टेंट फोर्स का प्रॉब्लम था, और इस कांस्टेंट फोर्स के प्रॉब्लम में हमने आपको सॉल्यूशन का एक पैटर्न बताया था। लेकिन क्या हमेशा काइनेमेटिकल टाइप का प्रॉब्लम रह सकता है? जी नहीं, प्रॉब्लम के बहुत से टाइप होते हैं। ये फिजिक्स का फील्ड है जहां प्रॉब्लम्स यानी न्यूमेरिकल्स की कोई सीमा नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। सो कांस्टेंट फोर्स का मतलब होता है कि फोर्स विल नेवर चेंज, फोर्स विल नेवर चेंज with time and position, with time and position. If the force not going to change with time and position, then it is said to be constant. अगर समय और परिस्थिति के साथ या पोजीशन के साथ फोर्स का मान नहीं बदलता तो इसे कांस्टेंट फोर्स कहते हैं, और ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है। इन दिस केस, इस केस में डी डब्ल्यू इक्वल टू हम इस्तेमाल करते हैं एफ वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर एंड इंटीग्रल लगा दीजिए तो एनी x1 से लेकर के एनी x2 तक। लेकिन इसमें और बात है कि फोर्स इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा आपका। हो सकता है इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ही हो सकता है अदर एंगल पर भी काम कर रहा हो, तो उससे कोई परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। वो किसी भी कंडीशन में होगा, बहुत होगा तो ये ऐसा होगा, ये होगा एफ इंटू डी एक्स इंटू कॉस थीटा इंटीग्रल एनी x1 से एनी x2 पर ये बाहर आ जाएगा। चिंता मत कीजिए, एफ कॉस थीटा को आप बाहर कर लो और इंटीग्रल के अंदर dx रख लो। एनी x1 से लेकर के एनी x2 तक आप इसको इंटीग्रेट कर दो तो आपको क्या हो जाएगा, w का मान निकल करके, वैल्यू निकल करके आ जाएगा। कोई परेशान होने, क्योंकि फोर्स आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। ये कैसा कंडीशन हो सकता है, ये ऐसा कंडीशन हो सकता है। सपोज कीजिए कि इस तरह से है और इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स इस तरह से एफ लग रहा है, जैसा कि आप देखे भी हैं पहले। और ऐसे कंडीशन में अगर आपका dx इस डायरेक्शन में आपने चुना हुआ एंड दिस इज थीटा, तो क्या होगा, इसका जो ये कंपोनेंट होगा एफ कॉस थीटा, वही ना आपको डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड कर रहा है। ये थोड़ी ना आपको दे रहा है। एफ साइन थीटा से कोई फायदा नहीं हमारे पास है। हाँ, अलग बात है कि ये हमारे लोड को बैलेंस करेगा, उससे प्रॉब्लम नहीं है। इधर नॉर्मल रिएक्शन को ये सपोर्ट देगा, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे लिए ये एफ कॉस थीटा ही सफिशियंट है,
दैट गिव्स द वर्क डन, वही वर्क डन हमको दे रहा है। अब अगर इसी के दूसरे साइड पर देखेंगे, हो सकता है कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ मेरे पास सप्लाई हो जाए, तो जरूर हम इस पर भी काम करके देंगे। आप इसको पॉज करके देखेंगे, आपको देखिए ना, मैं एक से एक और इंटरेस्टिंग और बिल्कुल बेसिक क्लियर वर्क में बहुत सारी चीजें हमको सीखनी होती है, तब जाकर के प्रॉब्लम पर धकाधक काम करने में मजा आता है। दूसरा देखें कि ग्राफ फॉर कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स के लिए अगर मैं ग्राफ देखूं, फोर्स एंड वर्क डन, फोर्स एंड वर्क डन, हमारे पास फोर्स कांस्टेंट है और इसका एफ का ग्राफ है मेरे पास, एकदम कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक्स हो गया और इधर क्या हो गया, एफ हो गया। तो अगर फोर्स हमारा कांस्टेंट है तो आप जान लीजिए कि ये ग्राफ ऐसा होगा। अगर ग्राफ का सही आइडिया आपके पास है तो आप एकदम बिल्कुल स्मार्टली कहेंगे कि निश्चित रूप से ये ग्राफ जो है हमें कांस्टेंट फोर्स की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि टाइम तो डिस्प्लेसमेंट तो लगातार आपका इंक्रीज कर रहा है। देख लीजिए एनी x1 पर हैं, आप एनी x2 तक पर हैं, आप एनी x3 पर हैं, लगातार आपका डिस्प्लेसमेंट आपको मिल रहा है। लेकिन आप अगर ध्यान से देखें तो ये फोर्स का वैल्यू जो वो क्या है, चेंज नहीं कर रहा है। सो इफ द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, or we can say parallel to displacement axis, then force is said to be constant। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है और आपको कोई इसमें कंफ्यूजन भी नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर हमें कोई कहे कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व से हम वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं, बच्चा ध्यान से देखिए, any x1 से any x2, any x3, any x4, whatever be the displacement doesn't matter। so any x1 से any x4 के बीच अगर मुझे वर्क चाहिए तो आपको ये एरिया कैलकुलेट करना होगा। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि द एरिया इनक्लोज्ड अंडर एफ एक्स कर्व, द एरिया एनक्लोज्ड अंडर एफ एक्स कर्व, अंडर एफ कर्व गिव्स वर्क डन, एकदम बिना किसी परेशानी के एकदम टनाटन मारते चलिए, कर्व्स गिव्स वर्क डन, ठीक है, वर्क डन। और कैसे निकालेंगे, तो कैसे होगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू, क्या दिक्कत है, आप यहां से कोई एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट इसका काट लीजिए और छोटे पार्ट का ये एरिया निकाल दीजिए। तो ये क्या हुआ, ये रेक्टेंगल टाइप का नहीं लग रहा है देखने से हम लोगों को, ये रेक्टेंगल, ये आयताकार लग रहा है ना, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हमने लिया है। लिखते हैं फॉर एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट, एकदम सिस्टम से चलिए, आगे का रास्ता आसान कीजिए। फॉर एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट dx क्या होगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी एक्स, है ना। इसीलिए इंटीग्रल डी डब्ल्यू, ये क्या होगा, इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, लंबाई और गुना चौड़ाई, लेंथ इज इक्वल टू एफ नॉट, यहां मैं एफ नॉट लिखने वाला हूं, एफ नॉट, एंड विड्थ इज डी एक्स, विड्थ इज व्हाट, डी एक्स, विड्थ है dx, तो लंबाई गुना चौड़ाई से क्षेत्रफल निकल गया। सो डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा एफ नॉट इंटीग्रल dx, या इंटीग्रल डी डब्ल्यू लग चुका है टोटल वर्क डन के लिए, यहां से एनी x1 से एनी x4 तक, जहां से जहां आपको चाहिए। और इसको याद रखेंगे हम लोग, दिस फार्मूला विल be applied to calculate the work done of various type of force, ठीक है। तो ओवरऑल इस कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में रखना कि एरिया इनक्लोज्ड अंडर एफ एक्स कर्व ऑलवेज गिव्स द वर्क डन बाय फोर्स। तो आज के इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूं, क्योंकि बहुत लंबा हो जाने के बाद आपका दिमाग हैंग करने लगेगा। हम ये चाहते हैं
कि आप छोटे छोटे स्लॉट में चीजों को समझो, बिकॉज वी विल वर्क ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल पे वर्क करना फिजिक्स पे वर्क करने के बराबर है। और खास साथ में जब हमने आपको जेई और नीट का भी कोर्स देने का प्रॉमिस किया हुआ है, तो उस तरह के तो प्रॉब्लम पे काम करना होगा, हमारी थ्योरी का लेवल भी वैसा पीक होना चाहिए। तो ये अभी आज तक हम अपने बेसिक में चल रहे थे, छोटी सी झलक हमने आपको दी है, पर जो भी दिया है वो मस्त मौले तरीके से दिया है एंड विथ ग्रेट कॉन्सेप्ट दिया है, विथ बेटर क्लियर मैंने क्लियरेंस के साथ दिया हुआ है। सो इसको समझ करके आप तैयार रहें, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, खुश रहें, मस्त रहें, और अपने वीडियो को, अपने इस लेक्चर को हम अपने दोस्तों की तरह जिस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, इसे अपने आप भी अपने दोस्तों के बीच इसको ब्रॉड कीजिए, फैलाइए, ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच।